एक स्पीड लेके चलते हैं 90 की जी। तो ये रेंज रहती है 260 की। बैटरी की परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। चार्जिंग की बात करी जाए तो देखो आज के टाइम पे मैं कहूँ तो जब मैंने गाड़ी ली थी उससे अब बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। 500-700 मीटर पहले चार्जर से पहले गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई थी मेरी, अच्छा, ज़ीरो हो गई। जीरो हो गई थी बिल्कुल। ओके। फिर मुझे जाना पड़ा, दूसरी गाड़ी से टो करी हमने और उस पे चार्जर पे लगाई। तो मतलब जो टाटा बिल्ड की कर 5 स्टार रेटिंग बताते हैं, ये कहीं न कहीं आपने थोड़ी बहुत टेस्ट कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रिंस और आप देख रहे हैं माय व्हील स्टोरी। तो यार आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है पंच ईवी पे। मैं आपके सामने लाया हूँ लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू ऑफ पंच ईवी और हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर। तो पहले उनको बुलाते हैं, एक बार वेलकम करते हैं और फिर आपसे बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में। तो रोहित भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई। वेलकम टू माय चैनल। तो सर थैंक यू। आपने सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये जो गाड़ी है ये कौन सा मॉडल है पंच का और कितने किलोवाट आवर की बैटरी है इसकी? ये मेरा 2024 का मॉडल है। मई में मैंने ली थी लास्ट ईयर जी और आज मुझे लगभग लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है चलाते हुए गाड़ी जी। को। और और बैटरी इसकी कितने किलोवाट की है? ये लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है। इसकी ओके। बैटरी 35 किलोवाट की है। और इससे ऊपर भी कोई मॉडल आता है? नहीं, ये इससे ऊपर बैटरी में नहीं आता है। बाकी हाँ आते हैं। मेरा एडवेंचर मॉडल है, एडवेंचर लॉन्ग एडवेंचर। रेंज। बाकी ऑप्शंस हैं आगे ओके। बट तो उसमें शायद बैटरी एडास वगैरह कुछ अलग फीचर्स हाँ आते होंगे। फीचर्स हैं बट ये है बट कि बैटरी बैटरी सबसे बढ़िया है। बैटरी बड़ी है। ओके। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ड्राइवेबिलिटी के बारे में। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है? इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे थे, एक बार वो भी बता दो। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था सियाज, यूज़ किया मैंने, जी क्रेटा भी यूज़ करी है। जी तो ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो देखो बहुत बढ़िया गाड़ी है। टाटा ने ये जो पंच सेगमेंट निकाला, मैं ईवी की बात नहीं कर रहा, पंच सेगमेंट ही बहुत बढ़िया निकाला है जी। क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो हमें मिल जाती है और प्लस छोटी एक फैमिली के लिए गाड़ी भी छोटी कहते हैं। गाड़ी में अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। और ईवी पे अब आपने शिफ्ट करा है पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी से, तो ड्राइवेबिलिटी में क्या फर्क है? ड्राइवेबिलिटी में बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो देखिए आपको पता है ईवी गाड़ियाँ जी। ऑटोमेटिक में ही आती हैं और ऑटोमेटिक भी एक इतना बढ़िया दिया हुआ है कि इसमें कोई लैग वैग होता नहीं है। जी। तो मेरे को चलाने में तो कोई कमी नहीं लगी, चाहे वो ट्रैफिक हो, सिटी ट्रैफिक हो या हाईवे हो। बहुत ईजी से हम इस गाड़ी को चलाते हैं। तो आपका मेजर पर्पस जो है वो सिटी ड्राइविंग है या आप हाईवे ड्राइविंग भी करते हैं इसमें? बोथ है। सिटी में भी ड्राइव मैंने काफ़ी किए इसे और हाईवे ड्राइविंग तो है ही है, उसके बिना तो इतने किलोमीटर हो नहीं पाते। जी। तो हाईवे ड्राइविंग हाँ ज़्यादा रही है मेजरली मेरी। अगर हम काउंट करें 70%, 65 to 70 मेरी हाईवे ड्राइविंग आपकी अच्छा 60% हाईवे है और है। हाँ 40% आप सिटी है। जी जी जी। मतलब हाईवे पे अच्छा खासा रन आपका जो है बिल्कुल वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ना ज़्यादा फीचर्स की बात नहीं करेंगे हम्म। क्योंकि पंच के फीचर सबको पता है। हम ज़्यादा बात करेंगे प्रैक्टिकल थिंग्स के बारे में कि एज एन ईवी ओनर आप 60,000 किलोमीटर या गाड़ी जो चला चुके हैं, तो हाईवे पे इसकी चार्जिंग को लेकर जो है, हम्म। रेंज को लेकर, तो सबसे पहले रेंज से स्टार्ट करते हैं। ये क्या गाड़ी आपकी क्या रेंज निकाल देती है? एक्चुअल में बात करूँ तो हम गाड़ी को अगर एक स्पीड लेके चलते हैं 90 की जी। तो ये रेंज देती है 260 की। 260। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बात करूँ क्योंकि मैं हाँ बहुत चला चुका हूँ गाड़ी को, मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर पता है। ठीक है। तो 90 पे फुल एसी हम इसको 260 तक इजीली चला सकते तो हैं। एसी पे 90 की स्पीड अगर आप मेंटेन करते हैं तो 260 की रेंज निकालती है। और अगर आप इसे धीरे चलाते हैं जैसे कि सिटी में, तो शायद ये थोड़ा प्लस निकाल देगी। सिटी में भी डिपेंड करता है कि आप ट्रैफिक में चल रहे हैं। ठीक जी। है, अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आप 280 के मानिए। हम्म। ठीक है, आप थोड़ा ठीक चल रहे हैं तो ये 300 की टच कर जाती है। इवन हाईवे भी टच कर जाती है अगर आप 300। 70-75 के आसपास की स्पीड को मेंटेन करते हैं। तो एक एवरेज रेंज अगर हम बात करें ये लॉन्ग रेंज वाली टाटा पंच ईवी की, तो ये अराउंड 260 से 300 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपकी चलाने का तरीका, क्या स्पीड आप मेंटेन कर रहे हैं, ये रेंज निकाल देती है। जो मुझे लगता है कि एक डिसेंट रेंज है। 35 किलोवाट आवर बैटरी के हिसाब से डिसेंट है। भाई अब ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने पहले मारुति की सियाज चलाई और अब आप हम्म। टाटा पे आए हैं और लोग कहते हैं कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको क्या इसमें कोई डिफरेंस महसूस हुआ है? बिल्कुल महसूस हुआ यार, कई बार मेरी गाड़ी लग चुकी है ओके। और इवन इसमें तो सामने आप कुछ देख सकते हैं लगती है, मतलब नॉट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, लेकिन हाँ ये इम्पैक्ट अगर मारुति की गाड़ी में होता तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे दिखाई देता। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बैक साइड से आपको दिखा सकता हूँ। बैक वाला बम्पर मेरा दब गया था, एक इको गाड़ी ने उसमें मारी। ठीक है, ऑल्दो उस इको में तो बहुत डैमेज था, मेरी तो सिर्फ बम्पर दबा, मैंने बाहर किया तो वो निकल के भी आ गया। आज भी वो वैसे की वैसी है। तो मतलब जो टाटा बिल्ड की पर 5 स्टार रेटिंग बताते हैं, ये कहीं ना कहीं आपने थोड़ी बहुत टेस्ट कर ली है बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। बिल्ड क्वालिटी में फर्क है। ओके। अब बात कर लेते हैं यार, अगर सस्पेंशन ब्रेकिंग की बात करूं तो इसमें आपको लगता है कि इशू है या सही है? क्योंकि लोग कहते हैं कि यार टाटा की गाड़ी 1-2 साल तक तो बढ़िया चलती है लेकिन फिर दिक्कत देने लगती है पार्ट्स वगैरह में, तो आपको ऐसा कोई इशू अभी तक आया है?
मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं आया। ब्रेकिंग की बात की जाए तो 4 डिस्क दे रहे हैं ऑलरेडी, तो ब्रेक तो अच्छा, इसमें बिल्कुल 4 डिस्क आते हैं। बिल्कुल 4 डिस्क हैं। अभी रिसेंट में मैंने इसके ब्रेक पैड भी चेंज कराए हैं जस्ट 1-2 हज़ार किलोमीटर पहले, और चारों डिस्क हैं, तो ब्रेकिंग तो ऑसम है। और साथ के साथ रीजनरेशन मोड से होते हैं, उसके साथ यूज़ करना गाड़ी को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके साथ ब्रेकिंग को यूज़ करते हैं तो इफेक्टिवली ब्रेकिंग लगती है, और जो आप किसी गाड़ी में देख ही नहीं पाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 55-60 हज़ार किलोमीटर के बीच में जाके आपकी पहली बार जो है वो ब्रेक पैड चेंज हुए बिल्कुल हैं, तो ये बिल्कुल डिसेंट यार आप कह सकते हो कि डिसेंट क्वालिटी ऑफ ब्रेक पैड्स है, क्योंकि 60,000 किलोमीटर अगर आप स्टॉक ब्रेक पैड चला देते हैं तो अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स यूज करें टाटा ने। तो भाई जैसे आप बता रहे हो कि आपका हाईवे रन बहुत है, तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसमें ट्रिप्स वगैरह भी मारे होंगे कहीं बिल्कुल शायद पहाड़ों में या फिर बिल्कुल कहीं बिल्कुल। राजस्थान साइड में जो थोड़ी गर्म है। तो मेरे को मेन ये पूछना था कि कभी आपने ऐसा नोटिस करा है कि जब आप पहाड़ों में सर्दियों में जाते हो तो बैटरी की परफॉर्मेंस या फिर एक्सट्रीम हीट या पीक गर्मियों में की बैटरी की परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ता है? बैटरी की परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। जी आप चाहे एक्सट्रीम हीट में जाएं या एक्सट्रीम कोल्ड में जाओगे, जी। तो थोड़ी रेंज का फर्क आता है। सिर्फ रेंज का फर्क आता है या पावर में भी आपको कुछ नहीं, ऐसा लगता पावर है? में कोई फर्क नहीं आता। तो पावर में कुछ, पहाड़ों में ये गाड़ी कामयाब है? अरे बहुत कामयाब है। मैं एक बार अपने दोस्तों के साथ जीबी ट्रिप पे गया था। जी उसमें हम ऐसे क्रूज करके चल रहे थे कि मेरे दोस्त ने लिटरली कहा कि यार, इवन हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमारी बैटरी 10% नीचे आ गई थी। जी। जो टर्टल मोड होता है वो चालू हो गया था। हम्म। उसके बाद भी गाड़ी फ्लुएंटली बिल्कुल चढ़ती चली गई थी पहाड़ पे, ऐसे कोई इशू नहीं आया। तो अपहिल में आपको ईवी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पावर इनफ है किसी भी आइस गाड़ी से अगर आप कंपेयर करेंगे इस सेगमेंट की, तो यहाँ पे जो है पावर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। रोहित भाई जैसे बता रहे हैं कि गाड़ी टर्टल मोड में भी पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है, तो पावर का तो कोई इशू है ही नहीं। भाई अब ट्रिप्स की बात कर ही रहे हैं तो यार एक चीज और बताओ कि लोग कहते हैं कि यार चार्जिंग को लेकर मतलब जो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी है ना लोगों के मन में, वो ये है कि ईवी ले तो लेंगे लेकिन चार्जिंग कैसे करेंगे, बाहर चार्जिंग मिलेगी कि नहीं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया भी है इस पे कि आप कैसे चार्जर ढूंढ सकते हो, लेकिन क्योंकि आप 60,000 किलोमीटर चला चुके हो तो आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो कैसे चार्जिंग आप मतलब लॉन्ग ट्रिप से प्लान करते हो कि चार्ज कैसे करेंगे? चार्जिंग की बात करी जाए तो देखो, आज के टाइम पे मैं कहूँ तो जब मैंने गाड़ी ली थी उससे अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ओके, बहुत सारे मतलब पिछले 1.5 साल में ही? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैंने ली थी, जब मेरे को बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती थी जी गाड़ी को लेके कि मेरे को एक पर्टिकुलर जगह पे चार्ज करना है, क्योंकि 260 की रेंज है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 200 किलोमीटर के नियर अबाउट कोई चार्जर पे मैं चार्ज कर लूँ। जैसे मैं एमपी जाता हूँ तो 600 किलोमीटर अराउंड पड़ता है, तो मैं जी 2 ब्रेक लेता हूँ, 200 किलोमीटर के, 200, 225 या 190, जी। ठीक है, जिससे वो प्लान। लेकिन आज के टाइम पे चार्जर्स बढ़ चुके हैं, हम्म। तो मेरे को कई पेट्रोल पंप्स पे नए इंस्टॉल हो चुके चार्जर, तो ईज़ी हो जाता है अब चार्ज करना। तो उसके लिए आप कुछ चार्जिंग एप्स रखते होंगे? हाँ, बिल्कुल कोई चार्जिंग ऐप्स। चार्जिंग एप्स आप रिकमेंड करना चाहते हैं देखिए, जो होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि ईवी अभी नई स्टार्ट हुआ है, एक नया स्टार्टअप है, जी तो हमें थोड़ी-सी परेशानी तो लेनी पड़ेगी। जी चार्जिंग ऐप्स आजकल हर एक कंपनी के अलग-अलग हैं, ठीक जी है? मेजरली जी अगर मैं बात करूँ स्टैटिक की, जो लगभग सबने सुना होगा, जी वो काफ़ी कवर करती है, बहुत यूज़र फ्रेंडली भी है। बट इसके साथ-साथ आपको दूसरी ऐप्स को भी रखना पड़ेगा। जैसे जियो की अपनी ऐप है, जियो पंप वालों की, बीपीसीएल तो टाई अप ले रखा है स्टैटिक के साथ, एचपी चार्ज उनकी अलग ऐप है, और इंडियन ऑयल की अपनी अलग ऐप है। अलग ऐप। ठीक है, इसके साथ-साथ पहाड़ों में मैंने देखा एक रिलक्स करके नया चल रहा है, ठीक जी है? एक गो ईसी करके है। तो ऐसे बहुत सारे चार्जर्स हैं, मैं आपको पूरे बता दूँगा, ठीक जी। है? वो सारी आपको ऐप रखनी ही पड़ेगी। तो गाइस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे भाई ने बताया कि टाटा की गाड़ी है, इनके पास स्टैटिक की ऐप सबसे रिलायबल बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको और ऐप्स भी अपने फोन में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो चार्जर इंस्टॉल करती जा रही हैं। अगर हम 2-3 ऐप्स पे रिलाई करेंगे तो आपको पूरी चार्जर की जो वो है अवेलेबिलिटी वो उन ऐप्स पे नहीं दिखेगी। तो अगर नए चार्जर्स आपको लोकेट करने हैं तो आपको कुछ ऐप्स जो अपने फोन में रखनी पड़ेगी, और ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। जैसे बताया कि हिल्स पे एक अलग कंपनी ने वहाँ चार्जर्स लगाए हैं जो आपको जनरली यहाँ प्लेन्स पे नहीं मिलते। तो कुछ ऐप्स जो है रखनी पड़ेंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कौन कौन सी ऐप्स अगर आप रख लेंगे तो जो है आपका ये चार्जिंग से रिलेटेड जो कंसर्न है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अब रोहित भाई हम चार्जिंग की बात कर ही रहे हैं, तो आप एक बार ये बताइए कि घर पे भी क्या आपने कोई चार्जर लगा रखा है? नहीं, मैंने घर पे कोई चार्जर नहीं लगा रखा। मैंने 3.3 किलोवाट का जो कंपनी गाड़ी के साथ देती है चार्जर, वही लिया है। जी इसका रीज़न ये है कि ये गाड़ी अप्रॉक्सिमेटली 13 घंटे लेती है चार्ज करने में, फुल जी 0 से 100। 0 हमारी कभी होती नहीं है, जी ठीक है? और मेरे को क्या है कि ये सूटेबल इसलिए है कि मैं ओवरनाइट लगा सकता हूँ ये चार्जर ओके। चार्जिंग के लिए। जैसे मैंने रात को 8 बजे लगाया, 9 बजे लगाया, तो सुबह 6-7 बजे तक, 8 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ कि मेरे को कुछ करना नहीं नहीं है पड़ता तो है। आपको गाड़ी चार्जिंग से हटानी नहीं पड़ेगी। वैसे बिल्कुल, तो शायद बिल्कुल। चार्जर अपने आप फुल हो जाती होगी गाड़ी, तो शायद बंद भी हो जाता होगा। तो भाई घर पे जब आप चार्जिंग करते हैं तो आपको इसकी कॉस्ट क्या आती है? मतलब आपने कभी नोटिस करा है कि बिल में कितना इंक्रीज आया या ऐसा कुछ? ये मैंने बिल में इंक्रीज तो नहीं किया, नोटिस किया है, बट हाँ, जहाँ तक मैंने पूरा रिसर्च किया है, मेरे को लगता है कि 1 रुपये पर किलोमीटर की ये कॉस्ट देता है। ओके, 1 रुपए पर किलोमीटर जी, पड़ती है आप जब घर पे चार्ज करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ आप जब बाहर चार्ज करते हैं तो?
वो डिपेंड करता है, जैसे देखिए बीपीसीएल वगैरह चार्जर हैं, इंडियन ऑयल का है और एचपी का है, वो हमें 14 रुपीज़ पर किलोवाट चार्ज करते हैं, विद जीएसटी 16 पॉइंट समथिंग हो जाता है। जी और बाकी स्टैटिक वगैरह है या बड़ी दूसरे चार्जर, वो उनका शायद 24-25 के आसपास जाता है विद ओके जीएसटी। तो वो अगर स्टैटिक वगैरह से करेंगे तो वो जाके आपको 2.5 पौने 3 के अप्रॉक्स पड़ेगी 2.5 पर किलोमीटर। किलोमीटर पे। और बीपीसीएल से करेंगे तो 1.25 के आसपास आप निपट जाते हैं, भैया 2 भी कर सकते हैं इसमें। 2 रुपए तो मैं मतलब मैक्स कुल मिला के 2 या 3 भी अगर हम हायर साइड में माने आप बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल ये एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी से तो फिर भी काफी सस्ता है। बहुत है, क्योंकि आप समझिए आप घर से तो एक बार चार्ज करके निकलेंगे, अगर आप 600 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो एक चार्ज तो आप घर से जाएंगे, जी तो 260 किलोमीटर तो आप ऑलरेडी उसमें से 1 रुपये पे कर चुके हैं। बाकी अगर आप 340 बचे उसको आप 2 रुपये पे भी लेते हैं तो वो 700-800 की कॉस्ट है, 1000 भी आई तो इट्स नॉट अ बिग डील। या तो भाई से हमने चार्जिंग की बात कर ली, भाई से हमने प्रैक्टिकलिटी की बात कर ली, ड्राइवेबिलिटी की बात कर ली, ठीक है, कितने रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट आती है वो बात कर ली। तो भाई ने सारी बातें हमें बता दी है, लेकिन अब बात करते हैं कि एज एन ईवी ओनर इनको कोई इश्यूज आएंगे नहीं। तो रोहित भाई आप ये बताओ कि अभी तक आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस, या आपकी गाड़ी कोई लेके गया हो उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ रहा है, कुछ इश्यूज आए हैं अभी तक इस गाड़ी में? इश्यूज तो देखो यार, कोई भी नई चीज आती है मार्केट में तो उसमें इश्यूज तो आते ही जी आते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं। जी ठीक है, आपको मतलब दोनों चीजें दोनों हाथ में आप घी लेके नहीं चल सकते। जी तो इशू आया, एक बार ऐसा हुआ था, मेरा दोस्त मेरे से गाड़ी लेके चला गया था। जी अब उसमें चार्जिंग उस समय कम थी और गर्मी का टाइम था, ऑल्दो मैंने उससे बोला क्योंकि वो उसे 50 किलोमीटर आसपास जाना था और वापस आना था, तो आई सेड कि भाई वहाँ जाके एक बार चार्जिंग कर लेनी है। बट मैंने आपको बताया कि 1.5 साल में बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। एट दैट टाइम चार्जर्स लिमिटेड थे जी और जहाँ पे वो पहुँचे वहाँ पे शायद लाइट चलेगी तो चार्जर ऑफलाइन दिखा रहा था, तो ऑफलाइन हो गया। वो थोड़ा सा ये होता है, जो ईवी चलाता नहीं है उसमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम होता है। जी तो वो वहाँ से निकल आए और रास्ते में दूसरा चार्जर था, ऑल्दो वो मेरे ख्याल से 500-700 मीटर पहले, चार्जर से पहले गाड़ी बिल्कुल डेड हो गई थी मेरी, अच्छा, जीरो जीरो हो हो गई, गई। जीरो हो गई थी बिल्कुल। ओके। फिर मुझे जाना पड़ा, दूसरी गाड़ी से टो करी हमने और उस पे चार्जर पे लगाई, तो वही एक तो एक्सपीरियंस ऐसा था जब गाड़ी बंद हुई तो मेरी। गाइज ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ईवी चला रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने बताया कि इनका फ्रेंड ले गया था गाड़ी और उसने एक चार्जर जो है वहाँ पे ऑफलाइन हो गया, स्किप कर दिया, ध्यान नहीं दिया और उसको लगा कि मैं अगले चार्जर पे पहुंच जाऊंगा। पहली बात तो गाड़ी की जो बैटरी है वो जीरो तक लाने का वेट करना ही नहीं चाहिए। 10%, जैसे रोहित भाई ने बताया कि ये जनरली 300 किलोमीटर की जर्नी में भी 200 सवा 200 के आसपास ये चार्जिंग पे लगा लेते हैं, तो इनके पास पेयर में 50-60 किलोमीटर रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है कि भाई अगर 15 या 10 या 5% बैटरी है तो हम नियरेस्ट चार्जर पे लगा लें, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल डेड हो जाए और फिर आपको गाड़ी टो करके ले जानी पड़े। तो एक ये बैड एक्सपीरियंस था। इसके अलावा रोहित भाई एक बात बताओ कि सब कहते हैं कि टाटा की गाड़ी लेते हैं तो भाई सर्विस सेंटर के चक्कर बहुत लगते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक क्या रहा? 1.5 साल में आपको सर्विस सेंटर क्या जाना पड़ा किसी इशू के लिए? देखो, टाटा की गाड़ी के सर्विस सेंटर के चक्कर की आप बात कर रहे हैं तो वो जी अभी आइस वर्जन की बात चल रही थी। ओके आइस वर्जन में ऐसा होता है क्योंकि इंजन है आपके पास, बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें होती हैं गाड़ी में। जी ठीक है, ईवी की तरह स्ट्रेट अवे नहीं होता कि मोटर बैटरी है और सीधे सीधे काम जी हो रहा है। जी तो उसमें थोड़ा सा इशू कभी आ जाते हैं तो लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, और मैंने भी सुना है देखो। बट एज अ ईवी ओनर मेरे को इतने ज़्यादा कोई इशू नहीं आया है। एक बार आया था तो आई सेड, मैं वहाँ जाके गाड़ी छोड़ आया था, तो उन्होंने मेरे को एक डे छोड़ के मतलब नेक्स्ट डे में दे दी थी मेरे तो को। क्या इशू था वो? इशू ये था कि इशू मेरे को एक्चुअली वो 2-3 बार भी आ चुका है, इसका फैन है। वो जी ये क्या होता है, जब चार्जिंग पे लगाते हैं हीट होता है ना, बहुत ज़्यादा साउंड करता है। ठीक फैन। है, हाँ, ओके अब साउंड करता है दैट्स ओके, वो तो चलो हमें पता है। लेकिन ये मेरे को इशू ऐसा आ रहा था कि वो फैन कंटिन्यूअसली बार-बार चल रहा था। वो जब बार-बार चलता है तो वो बैटरी पे इफ़ेक्ट डालता है, तो वो रेंज को कम कर देता है। ओके। तो वो एट दैट टाइम मेरा एक बार फैन चेंज हुआ था। फिर वो इशू सही हो गया? हाँ, वो फिर इशू मेरा सही हो गया था। तो रोहित भाई को अब तक एक इशू आया कि फैन से रिलेटेड कुछ इशू था कि फैन बार बार ऑन हो रहा था, उसकी वजह से रेंज जो कम हो रही थी, बट उसके लिए भाई ने चक्कर लगाया और वो इशू अब रिजॉल्व हो गया। उसके अलावा भाई बता रहे हैं कि ईवीज में इतनी दिक्कत नहीं है एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल। टाटा की इंजन वाली गाड़ियों में थोड़ा बहुत जो है इशूज रहते हैं, ईवी में अभी तक भाई की जर्नी ठीक चल रही है। तो यार अब करते हैं कंक्लूजन इस वीडियो का कि भाई से पूछते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक चीज हमने मिस करी है भाई, तो अब उसको यहाँ कवर कर लेंगे। आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी थी? ये गाड़ी अगर बात करी जाए 1485 का था, 14,85,000 ओके। मॉडल। मेरे को, मैंने दिल्ली से ली थी तो अराउंड 1,50,000 का रिबेट मिल गया, मतलब रिबेट। रोड टैक्स पे छूट थी अच्छा उस पे। ओके। तो 13-43 के आसपास मेरे को ये पड़ी थी ये गाड़ी। तो अराउंड 13.5 लाख की भाई को गाड़ी पड़ी है। भाई आप 13.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से? यार मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, ओके। आपको पता है ऑलरेडी, मैंने पहले ही बताया कि 60,000 किलोमीटर चला दी जी मैंने गाड़ी। तो अगर आप कॉस्ट की बात करें तो हम्म। बहुत इफेक्टिव है। अब 60,000 के हिसाब से अगर मेजरली मैं मान के चलूँ, अगर मैं मोटा मोटा 4 रुपये
किलोमीटर भी बचा रहा हूँ, मैं जी। बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ सीएनजी से कंपेयर करके, जी, तो भी आप लगा लीजिए ना 6 चौके 24, 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख आसपास रुपए के आपको आसपास मैंने बचा लिए 1.5 साल में यार। कोई भी पेट्रोल गाड़ी जो है अगर वो 15-16 की भी एवरेज देती है तो आपको पर किलोमीटर की जो कॉस्ट आती है वो आती है 5 रुपए के आसपास, 5 से 6 भी जा सकती है। मैं 15 की बात करूँ तो 6 रुपए किलोमीटर से ऊपर चली जाती है। भाई को 1-1.5 रुपए, या अगर मैं बाहर की भी रनिंग को इंक्लूड करूँ तो 2 रुपए किलोमीटर। तो ये कहना चाहते हैं कि 4 रुपए किलोमीटर बचाने के बाद अराउंड 2.5 लाख रुपए का तो वो जो है फ्यूल में सेविंग कर चुके हैं। तो ओवरऑल जो है आप वैल्यू फॉर मनी मानते हैं, सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से? बिल्कुल मानता हूँ, और मैं कहता हूँ आज मैंने 60 चले, 1,20,000 पे फिर करेंगे एक, जी, तो तब तक उसमें आपको पता चलेगा तो कि बिल्कुल भाई की गाड़ी जिस हिसाब से चल रही है 1.5 साल में 60,000 चल चुकी है, तो 1 लाख किलोमीटर पे भी हम एक रिव्यू कर सकते हैं। तब तक और कोई इश्यूज आते हैं कि नहीं वो पता चल जाएगा। और जैसे लोगों को लगता है कि यार लॉन्ग टर्म में जो है बैटरी खराब हो जाती है, कोई बैटरी की परफॉर्मेंस कम हुई है क्या इसकी? नहीं, अभी तक तो कोई परफॉर्मेंस कम नहीं मतलब हुई है। अभी तक रेंज आपकी कम नहीं देखिए, है? मेरे हिसाब से आपको ना इंडिया से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप जो ईवी व्हीकल्स है आउटसाइड इंडिया चल रहे हैं जैसे जी, फॉरेन में, तो वहाँ की गाड़ियों से ध्यान दीजिए। वहाँ पे रिसर्च मैंने जब ली थी गाड़ी, क्योंकि मैं फर्स्ट था अपने दोस्तों में सब में, ठीक है, ऑल्दो मेरे को कईयों ने मना भी किया, बट मेरी रनिंग ज़्यादा है तो मेरे को ये लगा कि जी, मेरे को कॉस्ट लेनी चाहिए, इफेक्टिव। तो उसके लिए मैंने बाहर रिसर्च करी, बाहर की गाड़ियों पे रिसर्च करी, तो पता चला कि नॉर्मली 10-12 साल बैटरी कहीं नहीं जाती। आप 2.5-3 लाख किलोमीटर बिल्कुल हँस के चला सकते हैं इसको। जी, और वैसे भी अब तो जो कंपनीज आ रही हैं, टाटा या मैं महिंद्रा किसी की भी बात करूँ, वो लाइफ टाइम वारंटी दे रही हैं अनलिमिटेड किलोमीटर्स की फर्स्ट ओनर को। तो बैटरी से रिलेटेड कोई इशू है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सारी बातों का जवाब जो है रोहित भाई ने दे दिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार रोहित भाई से मुलाकात कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। उसमें मैं सिर्फ कंसर्न्स अगर आपको कोई हैं तो वो मैं कवर करने की कोशिश कर सकता हूँ। 60,000 किलोमीटर कम नहीं होते, तो भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एक ईवी ओन करने का, और आपके सारे क्वेश्चन के जो जवाब है मुझे लगता है रोहित भाई दे देंगे। तो अभी के लिए मेरे को लगता है कि ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये था एक ओनरशिप रिव्यू टाटा पंच का, जो कि है 35 किलोवाट आवर बैटरी, और 1.5 साल 60,000 किलोमीटर भाई चला चुके हैं। तो थैंक यू सो मच रोहित भाई इस वीडियो में आने के लिए। फिर से बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। मुलाकात करेंगे। थैंक यू।